हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आइंस्टीन ए एंड बी कोफिशिएंट। लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था ऑप्टिकल रेजोनेटर कैसे काम करता है और हमने ये देखा है कि हमें लेजर बनाने के लिए बेसिक 3 स्टेप्स की जरूरत होती है, दैट इज एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन। एंड वी हैव टू रिड्यूस द रेट ऑफ द स्पॉन्टेनियस इमिशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन। मतलब हमको स्पॉन्टेनियस इमिशन के रेट को कम करना है और स्टिमुलेटेड इमिशन के रेट को इनहेंस करना है, बढ़ाना है, सो दैट वी विल एबल टू गेट हाईली मोनोक्रोमैटिक इंटेंस इन यूनिडायरेक्शनल लाइट। ठीक है, तो आज हम पहले इसका डेरिवेशन देखते हैं कि हम किस तरह से हाउ द स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन आर कोरिलेटेड, हैव अ रेशियो कोएफिशिएंट। तो हमारे पास बेसिक पहली स्टेप हो गई, दैट इज एब्जॉर्प्शन या स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन। मींस हमने दो एनर्जी लेवल कंसीडर की है जहां पर लोअर एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ एटम्स है n1 और नंबर ऑफ एटम्स है हायर एनर्जी स्टेट में n2। तो हमें ये मालूम है कि इनिशियली जो एटम्स होते हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट में उनकी संख्या ज्यादा होती है और n2 मतलब हायर एनर्जी स्टेट में या E2 में एटम्स की संख्या काफी कम या ना के बराबर होती है। तो जब हम सिस्टम को लेते हैं, इनिशियली स्टार्ट करते हैं, तो n1 इज ग्रेटर देन n2। अब हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन निकालनी रहेगी जहां पर n2 इज ग्रेटर देन n1। ठीक है, अब इसके लिए हमने फोटॉन्स डाले। इनिशियली hν अमाउंट ऑफ फोटोन डाला विच इज इक्वल टू E2 माइनस E1, या हम इसे कह सकते हैं डेल्टा E इज इक्वल टू hν। ठीक है, जैसे ही फोटोन ने एब्सॉर्ब किया, इट विल मूव इट टू द हायर एनर्जी स्टेट विच इज नोन एज अ, एटम ने फोटोन को एब्सॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में गया। तो हमारी पहली स्टेप में अब हमने फोटॉन्स कितने डाले, अगर हम उसकी डेंसिटी को रो न्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ से यहाँ जाने की, फर्स्ट एनर्जी स्टेट से सेकेंड एनर्जी। तो प्रोबेबिलिटी P12 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो न्यू। जितना आपने ज्यादा फोटॉन्स डाला, चांसेस उतने ज्यादा हैं कि वो एटम एब्सॉर्ब करे और लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट को जाए। तो प्रोबेबिलिटी फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड। अब मैं प्रोबेबिलिटी का साइन हटाऊं तो कोई कांस्टेंट लगाना है, तो आइंस्टीन ने उसे कहा B12। कहां से जा रहे हैं हम, फर्स्ट एनर्जी स्टेट से सेकेंड एनर्जी स्टेट। तो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन फॉर द एब्सॉर्प्शन। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन किसके लिए होगी, एब्सॉर्प्शन। अब सेकेंड स्टेप क्या है, हमें ये पता है कि एटम जो है वो हायर एनर्जी स्टेट में ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकता। 10⁻⁸ सेकेंड बाद वो ऑटोमेटिकली नीचे आएगा और फोटोन को इमिट करेगा। तो हमारी तरफ से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाएगा, मतलब हमें अलग से फोटोन देने की जरूरत नहीं पड़ी। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, दैट इज नोन एज अ स्पॉन्टेनियस इमिशन। कहां से आ रहा है, सेकंड से फर्स्ट में फॉल हो रहा है। तो P12 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आपका एक कांस्टेंट के। तो हम उस कांस्टेंट को लिख ले रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने इमिट आउट हो रहे हैं वो एक कांस्टेंट, हमको अलग से कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। सो वी विल राइट इट डाउन एज A21। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब साथ साथ सेकंड स्टेप, हायर एनर्जी स्टेट में जब आप फोटोन डालते हो, जिसे हम कहते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन कराने के लिए, तो आपने एक तो नीचे से ऊपर जाने के लिए फोटोन दिया था, दूसरा आपने ऊपर से नीचे आने के लिए फोटोन दिया। और जैसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब आप फोटोन दे रहे हो तो हायर, उससे हायर एनर्जी स्टेट में नहीं जाएगा, क्योंकि उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस उतना नहीं होता जितना कि हम फोटोन दे रहे हैं, एनर्जी का फोटोन दे रहे हैं। So it will jump down to the lower energy state, which is known as the stimulated emission. दो फोटोन एक साथ रिलीज हो रहे हैं। अब हमने क्योंकि यहाँ पर फोटोन डाला हुआ है, मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करी है। कहाँ से फोटोन नीचे आ रहा है, सेकंड से फर्स्ट में। तो ये आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो न्यू। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम लिखें तो हमारे पास हो गया, कांस्टेंट हटाया, दैट इज इक्वल टू B21 रो न्यू। अब हमारे पास हायर एनर्जी स्टेट में दोनों प्रोसेस हो गए। दिस इज फॉर द स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड दिस इज फॉर द स्टिमुलेटेड इमिशन। सो फॉर द सेकेंड स्टेप V21 कैन बी रिटन एज A21 प्लस B21 रो न्यू। ठीक है, अब एट अ थर्मल इक्विलिब्रियम हमें पता है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ इमिशन। सो अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ एटम्स जो हायर एनर्जी स्टेट में है वो n2 है, नंबर ऑफ एटम इन लोअर एनर्जी स्टेट इज n1। सो आपका अगर मैं लिखूं तो n1 नंबर ऑफ एटम्स था लोअर एनर्जी स्टेट में, प्रोबेबिलिटी थी आपकी P12 दैट इज इक्वल टू n2 B21 एट इक्विलिब्रियम। ठीक है,
अब हम N1 तो N1 हो गया, B12 की वैल्यू P12 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, B12 रो न्यू दैट इज इक्वल टू N2, P21 अभी हाल हमने निकाला है कितना है, दैट इज A21 प्लस B21 रो न्यू। ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट बन गया, इसको हम थोड़ा सा ऐसा अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा रो न्यू वाली टर्म्स को एक साइड ले आते हैं, तो इट विल बी N1 B12, रो न्यू में कॉमन निकाल रही हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा N2 B21 कॉमन बाहर, रो न्यू इज इक्वल टू N2 A21। ओके, अब ये आपकी डेंसिटी वाला टर्म हो गया, एनर्जी डेंसिटी दैट इज इक्वल टू N2 A21 डिवाइडेड बाय N1 B12 माइनस N2 B21। ठीक है, अब इसमें से मैं क्या कर रही हूँ कि N2 को कॉमन निकालूंगी तो ये आ जाएगा आपके पास N2 A21 डिवाइडेड बाय N2 कॉमन आ गया दैट इज इक्वल टू N1 बाय N2 B12 और अभी हाल फिलहाल अपन ऐसे ही लिख लेते हैं B21। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने यहाँ पे डेरिवेशन निकाला था, N2 मैंने कॉमन निकाल लिया है, इसको कैंसिल आउट करा है। अब हम इसमें से B21 को भी कॉमन आउट निकाल रहे हैं, तो हमारा फॉर्मूला हो गया A21 जो हमारा स्पॉन्टेनियस इमिशन था और B21 क्या था हमारा स्टिमुलेटेड इमिशन, तो इट विल बी N1 अपॉन N2 B12 माइनस अपॉन B21 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपका B12 यानी रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस जो कोफिशिएंट था ये काय के लिए था, आपका एब्जॉर्प्शन का, और ये क्या था आपका B21 आपका स्टिमुलेटेड इमिशन का। तो जितना हमने एब्जॉर्ब किया उतना ही अगर हमारा इमिट आउट हो रहा है तो आपका क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आप कर रख सकते हैं B12 इज इक्वल टू B21, सो इट विल बी कैंसिल आउट एंड इट विल बी A21 अपॉन B21 दैट इज N1 अपॉन N2 minus 1 and we already know that n is equal to n0 e की पावर h nu upon kt या e2 minus e1, तो मैं उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रही हूँ, n1 by n2 होता है आपका पास e की पावर e2 minus e1 upon kt and we already know that e2 minus e1 is equal to आपका होता है h nu, या हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा e is equal to h nu. So I am replacing this by h nu. So our n1 by n2 will be equal to e की power h nu by kt. Now I named this equation as, let us suppose equation number 4 or 3 whatever way it is. So यहाँ पर इस चीज को हमने यहाँ पर इसको पुट कर देना. So what we will get, rho nu is equal to आपके पास हो गया है A21 upon B21 e की पावर h nu by kt minus 1. अब हम अगर लें तो आपने प्लैंक्स रेडिएशन लॉ पढ़ा होगा और प्लैंक्स रेडिएशन लॉ में आपने ये पढ़ा होगा बाय प्लैंक्स रेडिएशन लॉ. We already studied that rho nu is equal to, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देते हैं, is equal to 8 pi h nu cube by c cube that is equal to e की power h nu by kt minus 1. So this will be our equation number 5. Now I am going to compare the equation number 4 and 5. अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर e की पावर h nu 1 अपॉन, सॉरी ये 1 अपॉन में आएगा, ठीक है, e की पावर h nu by kt c स्क्वायर 1 अपॉन e की पावर h nu by kt. अब यहाँ पर ये वाला जो टर्म आ रहा है आपका, दिस विल इक्वल टू दिस वन, ठीक है, तो आपका क्या आ गया, ये जो आपका A21 अपॉन B21 है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8 पाई h न्यू क्यूब बाय c क्यूब. ठीक है, ये है आपका आइंस्टीन कोफिशिएंट, ये है आपका क्या था, कोफिशिएंट फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड ये था कोफिशिएंट फॉर द ये spontaneous emission, ये था coefficient for the stimulated emission, and we know that which is directly proportional to frequency के cube time.
ठीक है, तो अगर हम ये रेशियो में स्पॉन्टेनियस इमिशन को कम कर लें, स्टिमुलेटेड इमिशन को बढ़ाना है, तो हमें ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।